15 मीटर त्रिज्या की कोटि का होता है, कोटि का होता है, ये लिखिए, इतनी कोटि का होता है। फिर बाद में आपको लिखना है नाभिक में पाए जाने वाले कण। अगला क्या लिखना है? नाभिक में पाए जाने वाले कण, नाभिक में पाए जाने वाले कण। इसके बारे में दो तरीके सोचा गया। पहले के लोग सोचते थे कि नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। पहले सोचते थे, पहले लोगों को यही सोचना था कि लोग मानते थे कि नाभिक में क्या है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। लेकिन वास्तविक संकल्पना क्या है? यहां लिखेंगे वास्तव में नाभिक में क्या लिखना है? नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। आपको ये देखना है, पहले लोगों का मानना था, लेकिन ये धारणा क्या थी? गलत थी। सही धारणा ये कि वास्तव में नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो नाभिक के कणों को, अगला पॉइंट आप लिखेंगे, नाभिक के कणों को न्यूक्लियन कहा जाता है। नाभिक के कणों को न्यूक्लियन कहा जाता है। नाभिक के कणों को न्यूक्लियन कहा जाता है। नाभिक के कणों क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन कहा जाता है। न्यूक्लियनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या होती है, ये लिखना है। न्यूक्लियनों की संख्या ही द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये बताइए न्यूक्लियन कौन कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में हम न्यूक्लियन किन्हें कहेंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन आपका जो है न्यूक्लियन नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं पाया जाता। नाभिक में केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए आप न्यूक्लियन किसे कहेंगे? जो नाभिक में पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। तो नाभिक में पाए जाने वाले कणों को न्यूक्लियन कहा जाता है। नाभिक के कणों को न्यूक्लियन कहते हैं। न्यूक्लियनों की संख्या ही द्रव्यमान संख्या कहलाती है। ये बात आपको नोट कर लेना है। ये मेन, ये चार मुख्य हो गया। इसके बाद अगला हेडिंग आपको लिखना है, नाभिक के आकार का आकलन। हेडिंग क्या है थोड़ा बताना। नाभिक का आकार, ठीक है, केवल नाभिक का आकार लिखना है। नाभिक का आकार। नाभिक का आकार आपको लिखना है। तो जो नाभिक का आकार होता है, न्यूक्लियस का साइज, यहां आपको लिखना है नाभिक का आकार। नाभिक का, अच्छा, नाभिक का आकार निकालने के लिए आपको एक थोड़ा सा परिभाषा याद रखनी है। नाभिक का आयतन, नाभिक का आयतन
न्यूक्लियनों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। न्यूक्लियनों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। आप अगला हेडिंग आपको डालना है नाभिक का आकार। ये सब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो आपको बहुत ढेर सारा पढ़ने को दिया है ना, उसमें पढ़ना नहीं है आपको, बस ये 4-5 पॉइंट ही लिख लीजिए, इन्हीं में से कुछ पूछा जा सकता है बस। न्यूक्लियन किसे कहते हैं ये पूछ लेगा, न्यूक्लियन का मतलब कौन कौन से कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये पूछ लेगा, और न्यूक्लियनों की संख्या ही क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या कहलाती है, बस ये याद रखना है। फिर उसके बाद आपको नाभिक का आकार बताना है। नाभिक का आकार बताने के लिए कुछ बात आपको ये याद रखनी है कि जो नाभिक का जो आयतन होता है वो न्यूक्लियनों की संख्या के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अच्छा ये बताइए न्यूक्लियनों की संख्या क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को किससे डिनोट करते हैं, ए से। किससे दिखाते हैं, ए से। तो द्रव्यमान संख्या अगर आपको याद हो, द्रव्यमान संख्या को दिखाते हैं ए से। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ एक मैथमेटिकल रिलेशन बनाना चाहें, जो आपका गणितीय संबंध स्थापित करना चाहें, तो हम पहले क्या लिखेंगे, नाभिक का आयतन। क्या लिखेंगे, नाभिक का आयतन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियनों की संख्या। न्यूक्लियनों की संख्या, क्योंकि जितने ज्यादा न्यूक्लियन होंगे उतना ही ज्यादा नाभिक क्या होगा, आयतन होगा। आप देखिए नाभिक का आयतन कैसे बढ़ेगा, जब ज्यादा अगर नाभिक के कण होते जाएंगे तो उसका आयतन क्या होगा, फैलता जाएगा। तो नाभिक का आयतन तभी फैलेगा जब उसमें कण क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो इसलिए जो है नाभिक का आयतन अनुक्रमानुपाती होता है न्यूक्लियनों की संख्या के। और नाभिक का आयतन, ये तो नाभिक को सामान्यतः क्या माना गया है, गोलाकार माना गया है। और जब गोलाकार माना गया है तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ आर क्या हो जाएगा, नाभिक की त्रिज्या हो जाएगी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, ए के हो जाएगा। यहां से अगर आप देखें तो अब 4/3 पाई क्या है, कांस्टेंट है। यहां से आप ये लिख सकते हैं कि जो आपका त्रिज्या का क्यूब है ये अनुक्रमानुपाती किसके हो जाएगा, न्यूक्लियनों की संख्या के। कांस्टेंट को हटा दीजिए आप, और इसके बाद अगर ये क्यूब उधर जाएगा तो क्या बनाएगा, तो ये हो जाएगा ए की पावर क्या बना लेगा, 1/3। ए आपका क्या है बताइए, न्यूक्लियनों की संख्या मतलब द्रव्यमान संख्या। ए क्या है, न्यूक्लियनों की संख्या का मतलब द्रव्यमान संख्या। और ये हो गया। अच्छा यहाँ पर देखेंगे तो अगर अब आप इक्वल करेंगे तो आर बराबर एक कांस्टेंट आ जाएगा R0, और ये हो जाएगा ए की पावर 1/3। तो ये एक फार्मूला बनता है किसके लिए, नाभिक की त्रिज्या के लिए। नाभिक की त्रिज्या के लिए एक फार्मूला बन जाता है, R = R0 ए की पावर 1/3। देखिए R क्या है, नाभिक की त्रिज्या क्या है, सॉरी नाभिक की त्रिज्या है। R0 एक कांस्टेंट होता है, ए क्या है, द्रव्यमान संख्या। ए क्या है, द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियनों की संख्या, ये आपको लिखना है। R0 की वैल्यू भी कुछ दिया होगा, जरा बताइए। R0 कांस्टेंट है, कितना दिया, R0 का मान दिया है 1.2 इंटू -15 मीटर। ये मीटर में R0 का कांस्टेंट का मान है, इसको आपको याद कर लेना है। इसको आपको क्या करना है, याद कर लेना है। तो नाभिक के बारे में हम पूरी जानकारी ले रहे हैं कि न्यूक्लियस जो होता है, पूरा परमाणु नहीं, परमाणु नाभिक के बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ना। देखिए इलेक्ट्रॉन की कहीं चर्चा नहीं है, ये किसकी चर्चा हो रही है, केवल न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की त्रिज्या हो गई, न्यूक्लियस के कण हो गए। न्यूक्लियस के कण कौन कौन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियन। न्यूक्लियन की संख्या ही क्या कहलाती है, द्रव्यमान संख्या। और जो नाभिक का आयतन होता है द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहां से करके हमने एक जो है त्रिज्या का फार्मूला बना लिया, आप इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा स्टॉप कर दो थोड़ी देर। तो आप ये बताइए, इसको लिख लिए हैं। अगर आप R0 का मान 1.2 इंटू 10 की पावर -15 रखते हैं तो मीटर में रखा गया। जब ये मीटर में रखा जाएगा तो यहाँ जो त्रिज्या आएगी वो मीटर में आएगी, लेकिन त्रिज्या का एक छोटा मात्रक भी होता है, फर्मी मीटर। क्या होता है,
फर्मी मीटर, और इसलिए आप इसको फर्मी भी लिख सकते हैं 10 की पावर -15 को। तो ये बताइए, अगर हम इस फार्मूले में ये वाला मान रखें तो क्या होगा? R इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 की पावर -15 a की पावर 1/3। अभी ये मान किस में आएगा? मीटर में आएगा, क्योंकि अभी ये मीटर में लिखा है। लेकिन 10 की पावर -15 को क्या लिखा जा सकता है? फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो हो जाएगा R इज इक्वल टू 1.2 a की पावर 1/3 और 10 की पावर -15 को आप लिख दीजिए FERMI, ये फर्मी लिख सकते हैं। तो ये मान किस में आ जाएगा? फर्मी मीटर में। तो ये छोटा मात्रक है, इसलिए इसको जो है फर्मी मीटर बना सकते हैं। तो ये फर्मी मीटर में आप बना लीजिए इसको। आपको ये वैल्यू याद रखनी चाहिए, R इज इक्वल टू R0 a की पावर 1/3, और R0 का मान क्या होता है? 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। अभी इस तरह का जो है सवाल आएगा। ये हो गया हो तो ये न्यूक्लियस की त्रिज्या हो गई। अब इसके बाद हम उसकी आकृति क्या लिखेंगे? आकार के बाद आकृति। आकृति क्या होती है? गोली मानी जाती है। आकृति क्या माना जाता है? गोली। आकृति इसकी गोली मानी जाती है, और उसमें लगभग 10% विचलन, 10% क्या हो गया विचलन? कहने मतलब हो सकता है कि 90% गोली मिलेगा आपको 100% गोली नहीं मिलेगा। हम लोग सामान्यतः क्या मान लेते हैं? गोली मान लेते हैं, लेकिन एकदम गोल नहीं रहेगा, 90% गोल रहेगा, 10% क्या पाया जाएगा? विचलन रहेगा, 10% गोल नहीं रह पाएगा, लेकिन 90% लगभग आपको गोल दिखेगा। तो ये ऐसे माना जाता है। इसके बाद घनत्व, तो नाभिक का घनत्व है ना। चलिए अगला हेड डालिए, नाभिक का घनत्व लिखिएगा। नाभिक का घनत्व, इसको हटा दें। अब लिख गया सब पर, बहुत आसान चैप्टर है ये। लिखिएगा नाभिक का घनत्व। नाभिक का घनत्व, देखिए नाभिक का घनत्व निकालना है। इंग्लिश में आप इसको लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की स्पेलिंग बताना यार। ठीक है, ये हो गया डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। घनत्व तो निकालने के 2 चीज पता होना चाहिए, नाभिक का द्रव्यमान बटे नाभिक का मास बाई वॉल्यूम होता है ना घनत्व, द्रव्यमान बटे आयतन। तो अगर नाभिक का घनत्व आपको चाहिए तो नाभिक का द्रव्यमान बटे नाभिक का आयतन। अब ये बताइए, माना, यहां इसे मानना है, माना एक न्यूक्लियन, किसका? नाभिक में कौन पाया जाता है? न्यूक्लियन। नाभिक को वजन कौन प्रदान करता है? न्यूक्लियन। नाभिक को वजन कौन प्रदान करेगा? न्यूक्लियन। न्यूक्लियन ही नाभिक को वजन या उसको द्रव्यमान प्रदान करते हैं। माना एक न्यूक्लियन का औसत द्रव्यमान, एक न्यूक्लियन का औसत द्रव्यमान, ये आपका मान लेते हैं स्मॉल है। एक न्यूक्लियन का, अगर मान लें कि एक न्यूक्लियन का जो है औसत द्रव्यमान क्या स्मॉल है, तो ये बताइए नाभिक में कितने न्यूक्लियन होते हैं? ए के बराबर। किसके बराबर? ए के बराबर होते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे? ए न्यूक्लियन का कुल द्रव्यमान, ए न्यूक्लियन का कुल द्रव्यमान, ए न्यूक्लियन का कुल द्रव्यमान क्या हो जाएगा? m इंटू ए। जैसे मान लीजिए एक कण का द्रव्यमान 10 ग्राम है, तो 100 कण का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 100 गुणे 10। उसी तरह से ये बताइए, अगर एक न्यूक्लियन का, न्यूक्लियन एक कण ही तो है, न्यूक्लियन क्या है? नाभिक में पाए जाने वाला कोई भी एक कण, वो प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है। तो नाभिक में पाए जाने वाले एक कण का औसत द्रव्यमान क्या है? m है। और नाभिक में कितने कण होते हैं? a के बराबर। किसके बराबर होते हैं? a के बराबर। तो m इंटू a क्या हो जाएगा? सभी कणों का द्रव्यमान। और सभी कणों का द्रव्यमान जब आप जोड़ लिए तो आप किसका द्रव्यमान पा गए? नाभिक का। क्योंकि नाभिक का द्रव्यमान कोई अलग से थोड़ी बनता है। नाभिक का द्रव्यमान नाभिक को द्रव्यमान कौन प्रदान करेगा? नाभिक में पाए जाने वाले कण, न्यूक्लियन। तो ए न्यूक्लियन का कुल द्रव्यमान कितना हो गया? m इंटू ए। दरअसल यही आपका क्या है? यही है नाभिक का द्रव्यमान। नाभिक का द्रव्यमान हो जाएगा, ये हो जाएगा नाभिक का द्रव्यमान, और ये कितना हो जाएगा? कैपिटल M। और कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू ए। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
कैपिटल एम क्या है? नाभिक का द्रव्यमान। स्मॉल एम क्या है? नाभिक के एक कण का औसत द्रव्यमान। और ए क्या है? नाभिक के कणों की संख्या। ए क्या है? नाभिक कणों की संख्या। याद रखिए, कभी द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान नहीं बताता है, वो एक नंबर है केवल। जो आप ए बराबर लिखते हैं ना कि सोडियम का द्रव्यमान संख्या कितनी है? 23, वो 23 ग्राम नहीं होता है, वो 23 होता है। उसका मतलब नाभिक में कितने कण हैं? 23। वो ग्राम आप ये मत समझिए कि नाभिक का एक परमाणु 23 ग्राम का है। नाभिक का एक परमाणु 23 ग्राम का होगा तो सब लोग एक एक जेब में लेके टहलेंगे। 23 ग्राम का परमाणु मिल जाए कि नहीं यार? 25 ग्राम की नमकीन खरीदो, कितने कण मिलेंगे? 25 ग्राम की नमकीन खरीदो, कितने कण मिलेंगे? मिलते हैं कि नहीं? तो ये बताइए, अगर सोडियम का द्रव्यमान संख्या कितनी है? 23, और सोडियम का द्रव्यमान संख्या 23 का मतलब कुछ लोग समझ लेते हैं कि यार इसके एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? 23 ग्राम। ऐसा नहीं, एक परमाणु का अगर 23 ग्राम होगा तो सब लोग एक एक परमाणु लेकर टहल सकते हैं। तो ये दरअसल 23 क्या बताता है? बता दें, 23 एक संख्या है जो सिर्फ ये बताता है कि इसके नाभिक में कितने कण हैं। और मैं बता दूं, आपका हो सकता है मोल कंसेप्ट में कुछ ना क्लियर हुआ हो, तो यहां अभी आपका मोल कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। थोड़ा समझिएगा ध्यान से। माना एक न्यूक्लियन का औसत द्रव्यमान कितना है? m है। यानी देखिए हमने क्या किया, ये आपका नाभिक हो गया, ये क्या हो गया? नाभिक। नाभिक में क्या है? कई कण हैं ऐसे। अब पता नहीं कौन सा प्रोटॉन है कौन सा न्यूट्रॉन है, ये नहीं पता, लेकिन ये कि ये सब नाभिक वाले कण है और इसमें सब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है? मिले हुए हैं। अब ये बताओ, एक कण का द्रव्यमान क्या माने? स्मॉल एम। और इसमें टोटल कितने कण हैं? ए हैं। तो ए इंटू एम बताइए, टोटल द्रव्यमान आ जाएगा कि नहीं? और यही जो आपके नाभिक के कणों का कुल द्रव्यमान होगा, यही किसका द्रव्यमान बता देगा? नाभिक का, क्योंकि वही कण ही मिलकर तो उसका द्रव्यमान बनाएंगे। तो ये हो गया आपका नाभिक का द्रव्यमान। अब बताइए नाभिक का आयतन। नाभिक का आयतन, नाभिक का आयतन क्या लिख लें? त्रिज्या आर मानकर वही 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। अब थोड़ा सा एक काम और करिएगा, आर की वैल्यू वहां से रख लीजिए, आर की वैल्यू रख लीजिए वहां से 4/3 पाई आर नॉट। क्या है? आर नॉट। तो आर नॉट का तो क्यूब हो जाए क्योंकि यहाँ क्यूब है, और वहां एक मिनट रुकिए, पहले वैल्यू रख देते हैं तब। आर नॉट ए की पावर 1/3, और इसका क्या है? यही है। हाँ, अब इसको जरा हल करिए, 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब और ए बचेगा, क्योंकि ए की पावर 1/3 है ना, वहां से मल्टीप्लाई को ए बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं। अब घनत्व निकालिए नाभिक का। नाभिक का घनत्व, नाभिक का घनत्व बराबर मास बाई वैल्यू। मास कितना है? कैपिटल एम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कैपिटल एम। और ये आयतन कितना हो गया? 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब इंटू ए। अभी कैपिटल एम का मान क्या लिख सकते हैं? ये वाला, तो हो जाएगा स्मॉल एम इंटू कैपिटल ए अपान 4/3 पाई आर नॉट का क्यूब इंटू ए। ए से ए क्या हो जाएगा? कैंसिल, और 3 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये 3m अपान 4 पाई आर नॉट का क्यूब। ये हो जाएगा नाभिक का घनत्व, डेंसिटी। इसमें आप जो है ये आएगा इसका। चलिए इसको हल कर लीजिए, आप इसको हल करिएगा। हाँ, बंद कर दो। मात्रक, परमाणु द्रव्यमान मात्रक लिखेंगे। ये हो गया है। इसके आगे लिखेंगे परमाणु द्रव्यमान मात्रक। इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे? एटॉमिक मास यूनिट। इंग्लिश में लिखेगा एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। परमाणु द्रव्यमान मात्रक लिखेंगे, एटॉमिक मास यूनिट। इसकी परिभाषा जरा लिख लीजिएगा, मैं लिखा रहा हूं, लिखिएगा परमाणु के मूल कणों, परमाणु के मूल कणों, परमाणु के मूल कणों इलेक्ट्रॉन, कामा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु के यही तो मूल कण होते हैं ना। परमाणु के मूल कणों इलेक्ट्रॉन, कामा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। परमाणु के मूल कणों इलेक्ट्रॉन, कामा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को मापने के लिए परमाणु के मूल कणों इलेक्ट्रॉन, कामा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। परमाणु के मूल कणों के द्रव्यमान मापने के लिए एक बहुत छोटे मात्रक का उपयोग किया जाता है। एक बहुत
मापने के लिए एक बहुत छोटे मात्रक का उपयोग किया जाता है, एक बहुत छोटे मात्रक का उपयोग किया जाता है जिसे परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं, 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 जिसे परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। तो ये आपने लिख लिया ना। तो अगर कोई आपसे पूछे बताइए परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या है, बता देना एक इकाई है, इसका यूज छोटे कणों के द्रव्यमान को मापने के लिए किया जाता है। बड़े पिंड हैं, मान लीजिए आप मार्केट से सब्जी खरीदने गए हैं, किलोग्राम में खरीद लीजिए, लेकिन अगर आप मार्केट में चले गए परमाणु खरीदने, मार्केट में कहा क्या चले गए, परमाणु खरीदने अगर आप चले गए, तो परमाणु किलो में अगर तौलाएंगे तो ठीक नहीं रहेगा। परमाणु के कण, अच्छा परमाणु भी नहीं खरीदना है, परमाणु के कण खरीदना है। और परमाणु कण कैसे, जैसे इलेक्ट्रॉन, 1 किलो इलेक्ट्रॉन दे दो, 1 किलो प्रोटॉन ले लो 1 किलो न्यूट्रॉन ले आए, तो किलो में नहीं तौलते, उसको किस में तौलते हैं, यूनिट में। उसको हम लोग यूनिट में तौल के निकालेंगे। तो आप जरा अब ये बताओ, इसको समझने से पहले, परमाणु द्रव्यमान मात्रक को निकालने से पहले मुझे ये बताइए कि एक परमाणु का द्रव्यमान अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि मैग्नीशियम के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, भार बटे अणुभार। ये तो जब अणु के अंदर देंगे तब आएगा ना, हमने तो एक परमाणु अलग से बोला, जब कोई अणु दे देंगे। देखिए आप जरा समझना, मोल कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, कुछ लोग को हो सकता है क्लियर हो कंसेप्ट। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर कभी भी आपको पता चले कि जैसे मान लीजिए कि कहा जाता है कि मैग्नीशियम का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 24, इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नीशियम की द्रव्यमान संख्या 24 होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीशियम का एक परमाणु 24 ग्राम का है। हाँ, चलो ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 24 ग्राम 24 ग्राम कण है, 24 कण हैं, 24 कण हैं। ये 24 कण क्या हैं, 24 न्यूक्लियन है। अच्छा न्यूक्लियन 24 है ना, मैं एक परमाणु का, अच्छा हाँ उसमें न्यूक्लियन कितने हैं, 24। न्यूक्लियन तो 24 है, कोई दिक्कत नहीं। न्यूक्लियन कितने हैं, 24 हैं। इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर कितने हैं, 24 हैं। लेकिन हमें इससे परमाणु का द्रव्यमान तो नहीं आएगा ना, हमें सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान चाहिए, सॉरी मैग्नीशियम है ना, ये मैग्नीशियम के एक परमाणु का द्रव्यमान चाहिए। मैग्नीशियम आप क्या लिखते हो बताइए, 12 Mg24 ये लिखते हो। अब ये जो आपका मैग्नीशियम है हमें कैसे मिलेगा, ये तो एक ही परमाणु है ना, इसका कैसे मिलेगा, एक परमाणु का द्रव्यमान चाहिए। कितना करेंगे बताओ कोई, 1/24, 1/24 का मतलब कि एक भाग, 24 ग्राम का एक भाग, मतलब एक परमाणु 1 ग्राम का नहीं। इसको थोड़ा ध्यान समझना, ये दरअसल अभी तक कंसेप्ट क्लियर नहीं किया गया है। हम भी 12th में थे तो हमको कोई बताया नहीं टीचर सही से, सच बताए ना, वो बताए ही नहीं। दरअसल आपको बता दें, अगर आप मार्केट जाएं, बाजार कभी जाओ और कहीं अगर आपको मैग्नीशियम मिल रहा हो, मैग्नीशियम का पाउडर मिल रहा हो, तो अगर आप उससे ये कहो कि हमें 24 ग्राम मैग्नीशियम दे दीजिए, कितना दे दीजिए, 24 ग्राम, तो आपको 24 ग्राम एक कागज की पुड़िया में थोड़ा सा कुछ पाउडर जैसा तौल के दे देगा, तभी तो 24 ग्राम आएगा। अब आपको बता दें, जब आप 24 ग्राम ले आओगे ना, तो उस 24 ग्राम में पता है आपके मैग्नीशियम के कितने परमाणु रहेंगे, 6.022 × 10⁻23। ना हो विश्वास तो गिन लेना, वहीं बैठ जाना और एक एक परमाणु निकाल के गिरते रहना। कितने बार गिनना पड़ेगा, जैसे आप बाजार जाते हो, आप ये कहते हो कि भैया 1 दर्जन केला दे दीजिए, और 1 दर्जन जब केला खरीद लेते हो तो जब एक एक गिनोगे तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। वैसे आप 24 ग्राम सोडियम खरीदोगे, द्रव्यमान संख्या मतलब एक ही मोल होता है कि नहीं, एक मोल कैसे होता है, मोल कंसेप्ट इज नॉट क्लियर, थोड़ा समझे यार। 24 ग्राम जो होता है,
24 ग्राम अगर आप किसी से मांगोगे तो याद रखना, अगर वहां का एक एक परमाणु गिनने लगे ना तो गिनने बैठ जाओगे 6 × 6.022 10 की पावर 23 परमाणु गिनना पड़ेगा। और सिर्फ मैग्नीशियम का ही क्यों, सोडियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 23 होती है ना। आप चले जाओ मार्केट और 23 ग्राम सोडियम ले लो पाउडर के रूप में, 23 ग्राम सोडियम ले लो, इसके भी गिनने लगो तो पता है आप एक एक परमाणु गिनोगे, आपको हो सकता है कम से कम 2 साल लगे एक एक निकाल के 1 2 3 4 1 लाख 2 लाख 3 लाख कितना पहुंचोगे? 6.02 इतना आएगा। अच्छा एक बात बताओ, कार्बन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 12। द्रव्यमान संख्या के बराबर का ग्राम तौलना है, याद रखना, द्रव्यमान संख्या के बराबर का ग्राम तौलना है। कार्बन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 12 ग्राम। मोल कंसेप्ट का आप हर सवाल सही कर लोगे अगर यहां समझ गए तो। 12 ग्राम आप जाओ और कोयला का पाउडर खरीद लो, 12 ग्राम मार्केट चले जाओ, उनसे बोलोगे ऐसा 12 ग्राम कोयला दे दो, तो कोयला वो उसके रूप में क्रिस्टल के रूप में नहीं, उसको पीस करके पाउडर के रूप में दे दे। फिर वहां बैठ जाना, फिर एक एक गिनना, और कितना गिनना, उससे जब पूछे क्या कर रहे हो बता देना मैं इसमें जो है 6.022 10 की पावर 23 परमाणु गिन रहा हूं। और जब गिनने लगोगे तो कितना मिलेगा? 6.022 10 की पावर 23। अब आप कहेंगे सर ये बताइए 24 ग्राम में भी इतने कण बन रहे हैं, 23 ग्राम में भी इतने कण बन रहे हैं, 12 ग्राम में भी इतने कण बन रहे हैं, तो कौन वाला कण बड़ा बड़ा होगा, कौन वाला कण छोटा छोटा होगा? ये बताओ, अगर आप 100 किलोग्राम में 3 लड्डू बनाओ, 100 किलोग्राम में कितने लड्डू बनाओ? 3 लड्डू, तो लगभग 35 किलो के बनेंगे। और अगर 10 किलोग्राम का 3 लड्डू बनाओ तो 3 किलो का बनेगा, तो कौन वाला बड़ा रहेगा? ये वाला बड़ा रहेगा ना। एक बात बताओ, 24 ग्राम का इतने कण बनाओगे और 12 ग्राम का इतने कण बनाओगे तो कौन वाला कण बड़ा होगा? वो वाला ना। इसीलिए मैग्नीशियम का परमाणु बड़ा होता है। किससे? कार्बन से, क्योंकि कार्बन के 12 ग्राम में इतने परमाणु बन जाते हैं, मैग्नीशियम का 24 ग्राम में इतना बनता है, तो कौन सा परमाणु बड़ा रहेगा? मैग्नीशियम का। और कौन छोटा रहेगा? कार्बन का। तो अभी आपको एक चीज हमेशा समझ लेना चाहिए कि किसी भी तत्व का जो द्रव्यमान संख्या रहती है वो परमाणु का वजन नहीं बताता है। किसी भी तत्व की द्रव्यमान संख्या परमाणु का वजन कभी नहीं बताता। द्रव्यमान संख्या ये बताता है कि उसमें के उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं। और एक और याद रखना, अगर द्रव्यमान संख्या के बराबर का ग्राम अगर आप पाउडर ले लेते हैं, वजन तौल के मार्केट से खरीद लेते हैं, तो उसके अंदर अगर आप परमाणु गिने तो कितने परमाणु होंगे? 6.022 × 10 की पावर 23। इस बात को याद रखिएगा, ये हमेशा। अच्छा अगर हम ये कहें कि आप जरा गोल्ड का, किसका? गोल्ड का, आप हमें गोल्ड का कितने परमाणु ले आओ? 6.022 × 10 की पावर 23 ले आओ। अगर मैं आपसे मंगाऊं कि आप बाजार चले जाओ और बाजार से मुझे इतने चाहिए, तो आप मार्केट से क्या खरीदोगे? इसका द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? सोने की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? नहीं याद है? 79 के आसपास था यार। द्रव्यमान संख्या 158 है। किसी को नहीं याद है? बताओ। हाँ, द्रव्यमान संख्या 158 देख कर ही बता दो। आपके उसमें पीरियडिक टेबल में लिखा होगा गोल्ड का। गोल्ड का द्रव्यमान संख्या बताओ। 158। 158 ग्राम 158 ग्राम का सोना लेते आना और बता देना कि सर इसको फोड़ लीजिए और फोड़ के तोड़ लीजिए और गिन डालिए, उतना ही होगा। कितना परमाणु होंगे? 6.022 × 10 की पावर 23। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मुझे नाइट्रोजन के कितने परमाणु चाहिए, अगर आपसे कोई कहे कि नाइट्रोजन के 6.022 × 10 की पावर 23 परमाणु चाहिए, तो अब इतने कहां से गिन लाओगे? एक एक पकड़ दो क्या कि चलो आज चार परमाणु आज पकड़ के ले आए हैं, 4 कल ले आएंगे। पूरा जीवन देते रहो, इतना नहीं पूरा हो पाएगा। जाओ नाइट्रोजन गैस तौला लो मार्केट से। कितना तौला लेना? 14 ग्राम।
और 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस तौला के किसी पैकेट में भर के लेके चले आना, और जिसको देना होगा दे देना, और बता देना कि ये लो अपना गिनो इसी में है। क्योंकि आपको पता है कि जिस तत्व की जितनी द्रव्यमान संख्या होती है उतना ही वजन क्या करो, तौल लो, तो उतने ही वजन में उसके कितने परमाणु आ जाएंगे, 6.02 × 10⁻23। तो अब आप बताना जरा, जैसे कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना है, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान, तो कार्बन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 12 ग्राम। और अगर आप मार्केट से 12 ग्राम खरीद के ले आए तो निश्चित ही उसमें कितने परमाणु होंगे, 6.02223 है क्या, ये है। अच्छा, इसी को यन बोलते हैं क्या, इसी को तो यन तो बोलते हैं ना, यन अवोगाद्रो संख्या। अच्छा जरा समझिएगा, अभी पहले नंबर लिखते हैं तब। एक ही के नियम से अगर आपको पता हो तो ये बताइए, इसी को उल्टा करके लिख दें। इसका मतलब 6.022 × 10⁻23। अगर इतने परमाणु किसी के पास हो तो उनका वजन कितना आएगा, 12 ग्राम आएगा कि नहीं। तो ये बताइए एक परमाणु का वजन कितना आएगा, 12/6.022 × 10⁻23। अगर ये कंसेप्ट दिमाग बैठा लोगे तो ठीक रहेगा। तो ये हो गया ना, मतलब ये क्या आया है, ये क्या आया है बताओ। जैसे आपको बताए, आपको हमने ये बताया कि भाई चार लड्डू का द्रव्यमान कितना है, 100 किलोग्राम है। कितना है, 100 किलोग्राम है। तो एक लड्डू का द्रव्यमान कैसे पता चलेगा, 4 उधर जाए कि नहीं, एक लड्डू का द्रव्यमान, तो ये 100/4। तो उसी तरह से इतने परमाणुओं का वजन कितना है, 12 ग्राम। तो एक परमाणु का वजन क्या होगा, 12/ये। तो एक परमाणु का द्रव्यमान ऐसे निकलता है। ये क्या हो गया, एक परमाणु का द्रव्यमान, किसके, कार्बन के। ये कार्बन का द्रव्यमान संख्या रखी है ना, दूसरे का होता दूसरा आ जाता। तो अब आपको यही ध्यान देना है बस। अच्छा ये बताइए, इसकी जगह यन भी लिख सकते हैं ना, सीधा यन ए लिख दें, अवोगाद्रो संख्या, क्या दिक्कत है। तो ठीक है, अब लिखिएगा। तो आपको बता दें, जो एक यूनिट होता है, क्या परमाणु द्रव्यमान मात्रक है ना, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक, याद रखिएगा, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक होता है कार्बन, और कौन सा कार्बन, 6C12, 14 वाला नहीं, मतलब एक 14 वाला भी होता है, ऐसा कार्बन जिसकी द्रव्यमान संख्या क्या हो, 12 हो। कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वां भाग। याद रखिएगा, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक कब निकलेगा, जब आप कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान का क्या ले लें, 1/12वां भाग। तो ये बताइए, तो ऊपर क्या लिख दिए, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान, और इसका 12वां भाग मतलब 1/12। और देखिएगा ध्यान से, फिर लिखेंगे 1/12। अब कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान तो अभी निकाले थे, क्या निकाले थे, 12/Na, यही तो निकाले थे, और ये रख दिए। और यहां से 12 से 12 कैंसिल, तो 1 क्या बचा, Na। और ये क्या हो जाएगा, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक, 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 एटॉमिक मास यूनिट। और इसी को हम लोग लिख देते हैं शॉर्ट में 1 AMU, या तो इसी शॉर्ट में 1U भी लिख देते हैं कहीं कहीं। तो 1/Na, Na का मतलब 6.022 × 10⁻23। और इसके बाद जब इसको भाग देंगे तो 1 यूनिट बराबर, ये यूनिट है यार, इसको 14 नहीं समझिएगा, 1 यूनिट बराबर जब इसको भाग देंगे क्या आया है बताइए मान, 1.66 kg है ना, 27 है, 27 kg। यही हो गया आपका एक यूनिट, यही है एक यूनिट, यही एटॉमिक मास यूनिट है, यही आपका क्या है, एक यूनिट है। तो आप इसको लिख लीजिएगा। बंद कर दो। यूनिट के तुल्य ऊर्जा, यानी एक यूनिट में कितना ऊर्जा आएगी, कहाँ रख दिया मार्कर, 1 यूनिट के तुल्य ऊर्जा।
चलिए हेडिंग डालिएगा अगला, 1 यूनिट के तुल्य ऊर्जा। तो 1 यूनिट क्या लिखते हैं, 1 यू के तुल्य ऊर्जा। तो आखिर ये 1 यूनिट क्या है, द्रव्यमान ही तो है, द्रव्यमान ही तो आया है किलोग्राम में। और आइंस्टीन ने बताया ही है कि किसी भी द्रव्यमान को कितनी ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो उनके हिसाब से डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम का मान यही है, कितना द्रव्यमान है रख दीजिए। डेल्टा ई इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। इसी को बदल लीजिए ऊर्जा में। इसके लिए आपको क्या है, ये 3 इंटू 10 की पावर 8 और इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो डेल्टा ई बराबर ये 3 का 9 हो जाएगा इंटू 10 की पावर 16 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 1.66 इंटू 10 की पावर -27। 9 से गुणा कर दीजिए इसको। डेल्टा ई बराबर 9 छक 54 की 4 हासिल है 5, 9 छक 54, 54 5 59 की 9 हासिल है 5 9 9 9 5 14। और 2 अंक के बाद दशमलव लगा दें, ये करिए। और इसके बाद और यहाँ देखिए 10 की पावर -11। अच्छा इसको आप उसमें बदल लीजिए, ये जूल में आया है ना, ये जूल में आया है, ये जूल में आ गया। और जब ये जूल में आया तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल सकते हैं। तो यहाँ लिखेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए आप बताइए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितने जूल होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो उसे भाग दे दीजिए, तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 14.94 इंटू 10 की पावर -11 अपान 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो इससे भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। डेल्टा ई, यहाँ डेल्टा ई है, बस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है। जब इससे भाग देंगे तो हो जाएगा 931। 10 की पावर -19 ऊपर ले जाइए, चलो भाग दे के दिखाओ। अच्छा ये 10 की पावर कितना बनेगा, 19 प्लस में हो जाएगा 11, 11 और 19 8, तो 10 की पावर +8, 10 की पावर +8 बनेगा। और +8 के बाद इधर जो है 1.6 से दशमलव हटाइए, एक ऊपर 0 बढ़ेगा। एक काम करते हैं, यहाँ भी 2 0 बढ़ा देते हैं। अब इसके बाद दशमलव हटा देते हैं, तो ये 1494 में भाग दे दीजिए इससे 1600 से, 1600 से भाग दीजिए इसको, फिर दशमलव लगा के 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 14,940। 16 नहीं है 144, तो ये लगभग 9 बार पहले जाएगा। दशमलव लगे पहले 931 के लगभग आएगा, भाग दे दीजिए आप। और 10 की पावर 8 है ना, इसमें कुछ कम ज्यादा है क्या, 1 कहाँ पर इसमें, अच्छा इसमें एक ही 0 बढ़ेगा ना, हमने ज़्यादा बढ़ा दिया। तो ये 1 0 बढ़ेगा, और यहाँ फिर कितना, अगर 1 0 बढ़ेगा तब कितना आएगा फिर, नहीं कुछ दशमलव आगे पीछे आएगा। फिर आप देखिए फिर 160 से भाग देंगे ना, जब 160 से भाग देंगे तो 9.31 आएगा। फिर कितना आ जाएगा, 9.31 ये आ जाएगा। और फिर आपको थोड़ा सा इसको क्या है ना, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बनाना है, उसको बनाने के लिए दशमलव थोड़ा सा पीछे ले जाना पड़ेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। और अगर आप किससे गुणा कर दें, 100 से गुणा 100 से भाग, 100 से गुणा करेंगे 100 से भाग करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू 931 गुणे 10 की पावर 6 कि 10 होगा,
10 की पावर 6 हो जाएगा ना, और एक इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और देखिए 10 की पावर 6 को क्या कहा जाता है, मिलियन। 10 की पावर 6 को मिलियन कहा जाता है, तो डेल्टा ई बराबर 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, एक यूनिट के बराबर 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा आती है। ये आपको ध्यान रखना है, इससे भाग देंगे तो ये आ जाएगा। फिर आप जो है इसमें से 100 ले लीजिए, इधर गुणा कर दीजिए, 0.2 अंक पीछे चला जाएगा, 10 की पावर 6 बचेगा। और जब आपने यहाँ भाग दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो बदल ही गया था, पहले किस में जूल में आया था, और 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से जब भाग दिया तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वहां से आएगा, लेकिन 10 की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, मिलियन। तो 10 की पावर 6 को हमने मिलियन लिख दिया, तो हो गया मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक यूनिट के तुल्य ऊर्जा कितनी आती है, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या तो इतना जूल में आएगा, इतना मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये चैप्टर आपका ओवर हुआ, वो ओवर है, ठीक है ना। ये चैप्टर जो है आपका ओवर हो गया है। अब आपको जो लिखना है मैं बता देता हूं, इसको बंद कर दो, अब बता देते हैं, हो गया।